क्या आप जानते हैं, आज जब हम इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पेस साइंस की बात करते हैं तो उनकी बुनियाद करीब 1000 साल पहले एक ऐसे इंसान ने रखी थी जो ना यूरोप से था ना अमेरिका से, बल्कि बगदाद में रहने वाला एक मुस्लिम मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था, अबू अल-वाफा बुज़जानी। अबू अल-वाफा का जन्म 940 ईस्वी में ईरान के एक शहर बुज़जान में हुआ था। वो एक महान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और जियोमेट्री के एक्सपर्ट थे। उनका सबसे बड़ा योगदान था ट्रिगोनोमेट्री में नए फॉर्मूलाज की खोज। उन्होंने साइन और टैंजेंट जैसे आइडियाज को समझाया और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स बनाए जो बाद में पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के काम आई। इसके साथ ही उन्होंने ज्योमेट्री में भी कई मुश्किल सवालों को आसान तरीके से हल किया जो आज भी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होते हैं। आज जब हम जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या स्पेस मिशंस की बात करते हैं तो उनमें जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके पीछे वही फॉर्मूलाज हैं जो अबू अल-वाफा ने 1000 साल पहले बनाए थे। अगर उनका काम ना होता तो शायद आज नासा का कोई रॉकेट सही रास्ते पर ना जाता और इंजीनियर्स बिना सही एंगल्स के कोई पुल या बिल्डिंग न बना पाते। अबू अल-वाफा बुज़जानी सिर्फ किसी पुरानी किताब का नाम नहीं है, वो आज भी हमारे मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है, अगर इंसान सच्चे दिल से इल्म की तलाश करे तो उसका काम सदियों तक दुनिया को रोशन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम आज एक नए साइंटिस्ट के बारे में, नए बोले तो अभी के दौर के नहीं बाबा, पुराने साइंटिस्ट के बारे में, लेकिन हमारे लिए नया टॉपिक, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अबू अल-वाफा बुज़जानी पर। नाम सुनकर कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा नाम, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है और उतना ही इंटरेस्टिंग उनके कारनामे भी। तो अबू अल-वाफा बुज़जानी के बारे में हम आज कुछ बातें मालूम करेंगे, बहुत तफसील से नहीं लेकिन कुछ बातें जरूर मालूम करेंगे। अबू अल-वाफा बुज़जानी का ये वो खाका है जो गूगल ने पेश किया है। आप अगर विकिपीडिया पर जाएंगे तो ये अबू अल-वाफा बुज़जानी के नाम पर ये तस्वीर आती है। हकीकत में ये उनकी है ये तो हम नहीं बता सकते, अलबत्ता उनके नाम पर यह विकिपीडिया तस्वीर पेश करता है। अबू अल-वाफा बुज़जानी का जो पूरा नाम है वो इस तरह से है, अबू अल-वाफा मोहम्मद इब्ने याहिया इब्ने इस्माइल इब्ने अब्बास अल-बुज़जानी। याद रहेगा? याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने एक दो बार पढ़ लेना इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से नाम वो लोगों के रहा करते थे। आपने इससे पहले की भी सभी साइंसदानों के नाम इसी तरह से देखा होगा जो हम सीरीज में बता रहे, तो इतने वो पूरा सिलसिला बता देते थे नाम के जरिए से। तो उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई? तो ये खुरासान का एक इलाका है, एक शहर है बुज़जान। असल में बुज़जानी, अबू अल-वाफा बुज़जानी जो उनको कहा जा रहा है वो उनके शहर की बिना पर है, बुज़जान उनका एक शहर था। खुरासान का ये शहर है जो हिरात और निशापुर के दरमियान में था। हिरात भी एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, काफी मशहूर शहर है। और निशापुर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी कि निशापुर भी किस तरह से एक इल्म का बहुत बड़ा मरकज था, इल्म और सकाफत का, और वहां से किस तरह से इल्मी और तहकीकी काम अंजाम पाते थे। जाहिर सी बात है उसी के अतराफ में कुछ ना कुछ तो इल्मी माहौल रहा होगा। बुज़जान भी उसी तरह का एक शहर है, वहां उनकी पैदाइश हुई 940 ईस्वी में, ठीक है। इनके जब ये पैदा हुए तो इनकी पैदाइश के 7 साल बाद जो है एक हुकूमत वहां बनी, बुवैया हुकूमत। कुछ लोग उसको बुवैया भी कहते हैं। तो बुवैया हुकूमत बनी, ये अली इब्न बुवैया के तख्त नशीन होने पर बनी। ये उसके पहले बानी कहलाए। मैं इसके बारे में बाद में आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन ये बात आपने याद रखना है कि जब उस वक्त जो है अबू अल-वाफा की जो उम्र थी वो 7 साल थी। जब वो छोटी उम्र को हुई थे तो उनको कुछ तालीम और तरबियत का उनका सिलसिला शुरू हो गया और उनके चाचा का नाम अबू उमर मगाजली है और उनके जो मामू थे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन गस्सा, इन्होंने उनको जो है उनकी तालीम और तरबियत का काम किया। खास तौर से रियाजी सिखाने का, रियाजी फल्कियात वगैरह सिखाने का काम इन लोगों ने किया। और इसका ये बचपन में जो कुछ उन्होंने सीखा था इसका असर उनकी लाइफ पर ऐसा हुआ कि फिर आज हम जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़े रियाजीदा के तौर पर जो है, माहिर फल्कियात के तौर पर, रियाजीदा के तौर पर मशहूर है। ऐसे मैथमेटिशियन बने जिसको आज तक भी पढ़ा जाता है। तो ये उनके चाचा और मामू थे जिन्होंने उनको बचपन में उनकी तालीम और तरबियत पर खासी तवज्जो दी। और ये बात होनी चाहिए, घरों में तालीम और तरबियत का और बचपन की तालीम और तरबियत का जो असर होता है वो ताहयात होता है, वो बहुत ज्यादा असर पड़ता है बाकी की अपनी लाइफ पर। तो हमने कोशिश इस बात की करना है कि बचपन में ज्यादा से ज्यादा अच्छे माहौल में रहे, ज्यादा से ज्यादा सीखे, अच्छे से अच्छे लोगों से सीखे, माहिरीन से कांटेक्ट करे, कभी कभार जो है बड़े इल्मी शख्सियात से जाकर मिले, ये चीजें जरूरी। उनकी इब्तिदाई तालीम वहीं पर पूरी हुई बुज़जान शहर में। उसके बाद वो तकरीबन 19-20 साल की उम्र में वो बगदाद चले गए और बगदाद में ही उन्होंने अपनी बाकी पूरी उम्र जो है गुजारी।
अब वो बगदाद क्यों गए होंगे? तो आप जानते हैं कि बगदाद उस वक्त में किस तरह का शहर था। तो वो इल्म और तहकीक का बहुत बड़ा मरकज बना हुआ था। वहां पर अहले इल्म जो है जमा होते थे और कई मुहक्किकीन वहां पर होते थे। वहाँ जो बैतुल हिकमा था, हाउस ऑफ विज़डम, वहां पर तहकीक के काम किए जाते थे, इल्म हासिल किया जाता था। कई चीजों पर जो रिसर्चेस होती थी और रसदगाह उसके करीब में बनाई गई थी। इस तरह से वहाँ पूरा एक इल्म का माहौल था, इल्म की फरवानी थी और बड़े बड़े तहकीकात वहां से अंजाम पा रही थी। बड़े बड़े उलमा के जरिए से कई अहम चीजें सामने आ रही थी। तो ये फिर वहां चले गए। अब मैं आपको बताया कि बोइया खानदान जो था, तो बोइया खानदान की वहां उस वक्त बोइया खानदान की हुक्मरानी थी, जो ईरान का कुछ इलाका और इराक और कुछ शाम के कुछ हिस्से पर जो है उनकी हुकूमत थी। तो ये जो हुकूमत थी उसमें जब ये अबुल वफा बुज़जानी वहां गए तो हुक्मरा इज़ुद्दौला वहां पर था। हुक्मरा इज़ुद्दौला की एक खास बात थी, जिस तरह से मैंने पिछले कुछ आपको हुक्मरानों के बारे में बताया, वो इल्म दोस्त, अहले इल्म की कदर करते थे, अहले इल्म की शनाख्त भी कर लेते थे और उनको फिर अपने यहाँ पर जगह भी देते थे। तो हुआ यूं कि अबुल वफा बुज़जानी जब वहां गए तो इज़ुद्दौला ने उनकी खूब जो है उनकी कदर की और उन्हें अपने मास से आजाद कर दिया, मास से फ्री कर दिया। मास में उनको जो है तवज्जो देने की जरूरत नहीं रही। फिर उन्होंने अपना पूरा वक्त जो है इल्मी कामों में और तहकीक में लगाया। वहां उन्होंने अपनी एक रसदगाह कायम कर ली। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेटरी जो होती है रसदगाह, जहां से फल्कियात का, आसमान का, सितारे, चांद, सूरज वगैरह की जो है स्टडी की जाती है। कुछ आलात वहां पर होते हैं जिसकी मदद से जो है आसमान को स्टडी में लाया जाता है। तो उन्होंने ऐसी अपनी एक रसदगाह कायम कर ली और वहां से वो अपने कई तहकीकात उन्होंने की। उनकी तहकीकात के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अबुल वफा जो थे, अबुल वफा बुज़जानी, ये इस्लामी दौर के बड़े नामों में से एक नाम है जो इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आले बुइया के बारे में बात चल रही थी, तो ये शिया हुक्मरानों का एक सिलसिला है। इज़ुद्दौला उसी का एक हुक्मरान था और ये 322 हिजरी से लेकर जो है 448 हिजरी तक ये रहा। इनका पूरा जो हुकूमत रही वो ईरान, इराक के कुछ इलाकों पर, ठीक है। और उसका बानी कौन था? अली बिन बुवैया जो है उसका बानी रहा। यहाँ एक नक्शा आपको दिखाया गया है जिसमें बुवैया जो सल्तनत की हुकूमत थी उसका नक्शा बताया गया है। इस तरह से जो इतने बड़े इलाके पर ये लोगों ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। ये शिया हुक्मरानों का एक सिलसिला था। फिर ये हुकूमत कैसे खत्म हो गई 448 हिजरी में? तो सल्जुकी हुकूमत कायम हुई और सल्जुकिये ने जो है इनकी हुकूमत को खत्म कर दिया। आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, कुछ बातें मैंने भी आपको बताया। तो हुकूमतें, एक हुकूमत जब कमजोर पड़ जाती तो दूसरी हुकूमत उस पर गालिब आ जाती थी और वो अपनी हुकूमत कायम कर लेते थे। इस तरह से कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें खत्म हो गई, है ना। तो हुकूमतें आती है जाती है, तारीख का एक बहुत बड़ा दर्स है। कोई हुकूमत परमानेंट नहीं होती और किसी हुकूमत के लोगों ने ये भी नहीं समझना चाहिए कि वो हमेशा के लिए जो है रहने वाले, क्योंकि ये तारीख का बहुत बड़ा दर्स है। इस जो है इस दुनिया का एक बहुत बड़ी हकीकत है कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, जो भी आया है जाना है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबुल वफा बुज़जानी के कारनामों को। मैं उनके कारनामों में बहुत तफसील से नहीं जाऊंगा, कुछ एक बातें बताऊंगा। जब आप जैसे जैसे बड़े होगे उनके बारे में पढ़ेंगे, आपको तफसील से बातें पता चलेगी। उनकी किताबें पढ़ने का जब आपको मौका मिलेगा तो हो सकता है कि आपको और भी बहुत अहम बातें मालूम हो जाए। अलबत्ता मैं उनकी कुछ एक सरसरी तौर पर कारनामे बता देता हूँ जिसकी बिना पर वो इतनी बड़ी शख्सियत के तौर पर उभरे हैं और आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स, जो आप लोगों में से जो मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं और जिन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं के जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ा होगा या ट्रिग्नोमेट्री सुना तो जरूर होगा नाम। तो ट्रिग्नोमेट्री आजकल जो है मैथमेटिक्स की एक पूरी ब्रांच बनी। तो ट्रिग्नोमेट्री जिसको मुसल्लसियात कहा जाता है, इसमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट, इसके बारे में दरियाफ्त करने वाला, इसको मुतारिफ कराने वाला, इसके फंक्शंस को बताने वाला कौन था? तो वो अबुल वफा बुज़जानी, जिन्होंने इसको वाकिफ कराया, इसको मुतारिफ कराया और इसके फंक्शंस भी बताए। जाहिर सी बात है आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन इस इल्म में मजीद किसी चीज का इजाफा करना कोई इतना आसान काम नहीं। और खास तौर से मैथमेटिक्स में जो है नए इजाफे करना और नई बातों को पेश करना, ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है। उन्होंने उसके जदवल को भी बयान किया है। अब उसके उनकी किताबों के कुछ खाके जो है जो दीगर किताबों में बयान किए गए हैं मुसल्लसियात पर, मैं यहाँ पर आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ वो किस तरह से अपना वर्क
करते रहे। तो उन्होंने मुसल्लसियात पर काफी कुछ चीजें उन्होंने लिखी और उन्होंने नई तहकीकात दर्ज की। दूसरी उनकी जो तहकीकात है, जो उन्होंने नए पहलू दुनिया के सामने लाए, वो फल्कियात के ज़िम्मन में है। एस्ट्रोनॉमी में जो भी उन्होंने नई तहकीकात, अपने मुशाहिदात पेश किए। और ना सिर्फ उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में नए मुशाहिदात पेश किए, बल्कि उन्होंने कई ऐसे आलात बनाए जिसके जरिए से फल्कियात में जो माविन साबित हुए, आसमान की स्टडी की जा सकती थी, चांद सितारों सैयारों की जिसके जरिए से स्टडी की जा सकती थी। इस तरह के उन्होंने कई आलात भी बनाए, ये भी उनके नाम। और मैंने आपको कहा कि उन्होंने बगदाद में अपनी एक निजी, अपने जाती तौर पर एक रसदगाह कायम की हुई थी, जहाँ से वो पूरे जो है मुशाहिदात किया करते थे फल्कियात पर। जो कुछ सैयारे है, जो कुछ फल्की अजसाम है, उनकी वो स्टडी करते थे। तो यहाँ से उन्होंने काफी कुछ अहम चीजें पेश की। मैं आप आगे बताता हूँ कि उन्होंने कौन से जो है फल्कियाती चीजों पर उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम। उनकी तसानीफ है, और उनकी तसानीफ में जो है कई सारी तसानीफ है। मैं उनके उसमें से कुछ एक नाम यहाँ पर लिखा हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये सबसे मशहूर किताब है उनकी, जो मशहूर, जिसका नाम किताब मनाजिल हिसाब है। तो ये जो किताब है मनाजिल हिसाब, तो ये जो किताब उनकी ये सबसे ज्यादा मशहूर हुई, और उसमें उन्होंने 100 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के जो है मसाइल पेश किए, और काफी नई चीजों को उन्होंने उसके जरिए से रखा। फिर इसके अलावा ये जो किताबों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उन्होंने इसमें, और ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है, ये जो रियाजी पर भी है, ये ट्रिग्नोमेट्री पर है, ये फल्कियात पर है। इस तरह से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने किताबें लिखी। इवन ये कि उन्होंने खारिज़मी की जो किताब है रियाजी पर, अलजब्र वल मुकाबला, जिसका नाम आपको याद हो गया है, मैं यकीन रखता हूँ, तो वो किताब पर भी उन्होंने उसकी भी शरह लिखी, उसकी भी तफसीर उन्होंने बयान की, उसको भी लोगों के सामने उसमें कुछ इजाफे करके उन्होंने उसको वाज़ेह किया। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि उस जमाने में टाइपराइटर और प्रिंटर ये चीजें नहीं हुआ करती थी, उन लोगों को हाथ से ही वो तमाम कुछ लिखना पड़ता था। तो जैसा कि इब्ने सीना रोजाना के 50 सफ़ात लिख लिया करते थे, 450 से ज्यादा किताबें लिखी, तो ये लोगों ने भी जो किताबें लिखी तो वो अपने हाथों से ही लिख लिया करते थे। इनका एक बहुत बड़ा और कारनामा ये है कि वो फने तस्वीर साजी के भी जो है बहुत, उनका उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तस्वीरें बनाने में भी उन्होंने जो नई उसूल पेश किए, नए महारतें उन्होंने दिखाई अपनी, तो ये भी उनके कारनामों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ अब वो जो फल्कियात की बात मैं आपको कह रहा था ना, कि वो अपनी ऑब्जर्वेटरी में बैठा करते, मुशाहिदे किया करते आसमान और फलक, और वो जो चांद सितारे सैयारे और सबका जो मुशाहिदा करते, उसको स्टडी करते। तो वहां से उन्होंने क्या चीजें पेश की, तो कई चीजें पेश की, जिसमें से मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ। उन्होंने एक बात ये बताई कि सूरज में कशिश होती है, यानी सूरज जो है कशिश रखता है चीजों को अपनी तरफ खींचने की। उन्होंने इसके जरिए से बताया कि जो चांद की जो गर्दिश होती है, चांद की जो शक्ल होती है, उस पर भी, चांद पर भी उसका असर पड़ता है। फिर उन्होंने चांद की गर्दिश के बारे में बताया कि चांद किस तरह से गर्दिश करता है जमीन के गिर्द में, और जो चांद का घटना बढ़ना है, चांद की जो बदलती हुई शक्लें हमारे सामने आती हैं, हम ज्योग्राफिया में जो पढ़ते हैं, जिसको एविक्शन कहा जाता है, तो इसके बारे में भी सबसे पहले अबुल वफा बूज़जानी ने बताया। ये बीच में इनकी जो ये जो दरियाफ्त, ये तहकीक थी, बीच में उसको गायब कर दिया गया। आगे जाकर एक साइंसदान, यूरोप के एक साइंसदान ने अपने नाम पर इसको कर लिया, बताया कि ये, मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। उसने जो है अपनी इनकी इस तहकीक को अपने नाम पर कर लिया, कहा कि ये अपनी तहकीक है। लेकिन बाद में लोगों ने उसको जो है किसी तरह से फिर अबुल वफा बूज़जानी की इस तहकीक को माना। इसके साथ साथ जो ज्योमेट्री पर, इल्म हिंदसा पर उन्होंने इतना कुछ काम किया, तो उसमें एक मसला था जो कदीम यूनानियों में जो है बहुत ज्यादा राइज था, या जिस पर जो है चर्चे हुआ करते थे, वो ये था कि दायरे में जो मुख्तलिफ जिलों के, वो जो शक्लें होती है मुख्तलिफ जिलों की, उस पर वो जिसको रेगुलर पॉलीगॉन्स कहा जाता है, तो उस पर भी उन्होंने कई मसाइल बयान किए और उसके हल भी पेश किए। लोग उस वक्त उलझे हुए थे, उन्होंने उसके सॉल्यूशंस पेश किया, कई मसाइल के हल उन्होंने रखे। अबुल वफा बूज़जानी जो थे, उनको उस जमाने में, उनके अपने दौर में, जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, आर्टिस्ट और मुख्तलिफ जो है माहिर फल्कियात है, उन लोगों ने इनके कामों को देखकर इन्हें मुहंदस का जो है खिताब दिया था, लकब दिया था। मुहंदस इनको कहते थे। मुहंदस क्या होता है? इल्म हिंदसा का जानने वाला, जियोमेटर जिसको कहते हैं। तो द मोस्ट स्किलफुल एंड नॉलेजेबल प्रोफेशनल जियोमेटर, जो अपने ने जो है प्रोफेशन का बहुत स्किलफुल आदमी, पर्सन, तो उसको जो है मुहंदस कहा जाता था, जियोमेटर उसको कहा जाता था। तो इनको जो है मुहंदस का, जियोमेटर का जो है लकब दिया गया, और ये
उस वक्त के बड़े अहले इल्म की तरफ से दिया गया था। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो बात मैं कह रहा था कि उन्होंने जो है एक दूसरे साइंसदान ने अपने नाम कर लिया, तो वो कौन सा साइंसदान था जिसने उनकी चांद की गर्दिश को और उनके नजरियात को, कुछ नजरियात को अपने नाम से मंसूब कर दिया, अपने नाम से पेश किया? वो टाइको ब्राही है। उसने क्या किया कि अपने नाम से अबुल वफा बूरजानी के कारनामों को, कुछ कामों को अपने नाम से पेश कर, लेकिन बाद में वो चीजें वाज़ेह हो गई कि ये असल में अबुल वफा बूरजानी के। अबुल वफा बूरजानी ने इस तरह से बेशुमार काम करते हुए पूरी अपनी लाइफ जो है उन्होंने गुजारी, वो इल्मी कामों में गुजारते हुए वो 998 ईस्वी में वफात पा गए, का इंतकाल हो गया। और उनका इंतकाल बगदाद में हुआ, जहाँ पर वो इज़्ज़ुद्दौला की हुकूमत में रह रहे थे, जहाँ उन्होंने अपने कारनामों का सिलसिला शुरू किया था, उसी शहर में उनका इंतकाल हो गया। ताहयात फिर वो बाद में बगदाद में ही रहे। तो बगदाद उस वक्त किस तरह का शहर था उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये इल्म का बहुत बड़ा मरकज बना हुआ था। अबुल वफा बूरजानी के बारे में कुछ बातें जो है अहले इल्म की कद्र करते हुए दुनिया ने उसको वो किया है। तो चांद पर एक गड़ा जो है उनके नाम से मंसूब किया गया है, अबुल वफा बूरजानी के नाम से। और 10 जून 2015 को गूगल ने उनकी 1075वीं सालगिरह मनाते हुए खुसूसी डूडल जारी किया था, जो उनके खाका है, जो मैंने शुरू में आपको उनकी तस्वीर बताया हो, तो वो उनकी जारी की गई थी। एक तरह का सम्मान उनको, रिस्पेक्ट उनको दिया गया था। 2015 में गूगल ने उसको वो किया, और चांद पर जो उनके नाम का एक गड़ा है, ये उनके दरअसल में उनके रिस्पेक्ट के तौर पर दिया गया। मैं आपको एक बेहतरीन बात बताता हूँ। जो साइंसदानों के बारे में आप पढ़ते हैं, साइंस के बारे में आप जो है साइंसदानों के मुख्तलिफ नाम आपको मालूम हो गए, या साइंस का जब आपके जहन में तस्वुर आता है, तस्करा आता है आपके सामने, तो आपका दिमाग कुछ लोगों की तरफ जाता है। आप समझते हैं कि सारे जो है ये अंग्रेजों का और यूरोपियंस के कारनामे। लेकिन आपको मैं एक हैरत अंगेज बात बताता हूँ जो आपको सरप्राइज देगी, है ना, हैरत में डाल देगी। और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो यकीनन हैरत में पड़ेगी। एक अमरीकी मौर्रिख है, साइंसी मौर्रिख है, चार्ल्स गिलेस्पी। उसने एक बहुत मशहूर किताब लिखी, डिक्शनरी ऑफ साइंटिफिक बायोग्राफी। उसने इस किताब में 132 लोगों की, साइंसदानों की लाइफ को तफसील से बयान किया। लेकिन उसके जो सिलेक्शन है, वो जिन लोगों के बारे में उसने बयान किया है, ये वो लोग हैं 132 ऐसे साइंटिस्ट है जिनकी वजह से आज साइंस कुछ ना कुछ काम जारी है, यानी वो बुनियादें फराहम की, जिन्होंने बेस बने वो साइंस का, साइंसी कारनामों का। तो ऐसे 132 साइंसदानों के बारे में चार्ल्स गिलेस्पी ने बयान किया उसकी किताब में। आपको हैरत होगी, उन 132 साइंसदानों में 105 नाम जो है वो मुसलमानों थे। 132 में से 105 नाम मुसलमानों के हैं, और बाकी 10 से 12 नाम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों के, और बाकी जो नाम बचते हैं वो दुनिया के दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि साइंस की बुनियादें फराहम करने में, साइंस को डेवलप करने में, साइंस को आगे बढ़ाने में, साइंस को दुनिया के सामने तरक्की देने में, आगे उसको जो है लोगों के लिए उसकी राहत रसानियां फराहम करने में सबसे बड़ा रोल 80 से 85% रोल मुसलमानों का है। साइंस में 80 से 85% रोल जो है मुसलमानों का है। आप अंदाजा लगाइए। आपको लगता है कि साइंस किसी और से ले ली, लेकिन इसमें साइंस को जो पेश कर रहे हैं वो साइंस को पेश करने वाले, साइंस की बुनियादें बनने वाले, साइंस को तरक्की देने वाले 80 से 85% जो लोग हैं साइंसदान है वो मुसलमान है। आपके हमारे जो है अखलाफ है, अखलाफ है क्या, असलाफ है, असलाफ है, ठीक है। अखलाफ बाद में आने वाले बोलते हैं, असलाफ पहले गुजरे लोग कहते हैं। तो वो हमारे असलाफ है जिन्होंने इस तरह से साइंस को काफी कुछ आगे बढ़ाया। ये आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि साइंस में भी बड़े कारनामे हमारे अपने जरिए से, मुसलमानों के जरिए से अंजाम पाए, और आगे भी अंजाम पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये अभी ये दौर जो चल रहा है इसमें जो है अब हम पीछे हो गए, नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ना है, आपने ये चीज सोचना है। चलिए मैं आपने याद रखना एक बात, ये आपके पास जो सलाहियतें हैं वो लामहदूद सलाहियतें हैं, और आपके लिए तरक्की के इम्कान जो है वो बहुत वसी है। एक तरक्की की पूरी दुनिया आबाद है, पूरे मौके, अपॉर्चुनिटीज की पूरी दुनिया आबाद है। अब आपने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना है, आगे बढ़ना है, और उन इम्कानात से भरपूर फायदा उठाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन जो है आप भी बड़े कारनामे अंजाम देंगे, और इंशाल्लाह इंसानियत को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।